मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं बहुत कुछ कह सकूं। आप रिहाई मंच के अध्यक्ष हैं और एडवोकेट हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, बेकसूरों की लड़ाई लड़ते हैं, निर्दोषों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद शोएब एडवोकेट साहब से कि यहाँ डायस पे तशरीफ लाएं। आप उन्हें बहुत गंभीरता से सुने। आज के इस दौर में शायद हर व्यक्ति की जेब में उनका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसे वकील हैं पेशे से और रिहाई मंच के अध्यक्ष हैं। मैं इस शेर के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं गुफ्तार का गाजी कतई नहीं हूं। अपनी जिंदगी जहां से मैंने सियासत शुरू की, इसलिए कहना चाहूंगा, शुरू करूंगा वहां से कि कितना पतन राजनीति में आया है, कितना पतन समाज में आया है। 1965 में मैंने इंटर पास किया था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के साथ साथ समाजवादी युवजन सभा, सोशलिस्ट पार्टी का एक संगठन था, उसमें भी एडमिशन लिया था। कल्पनाथ राय ने मुझे मेंबर बनाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त जात तोड़ों के लिए तमाम आंदोलन चलते थे। जात तोड़ो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जनेश्वर जी गए थे वहां पर। हमारे साथी गुरुप्रसाद त्रिपाठी छुट्टियां रखे थे और यज्ञोपवीत पहने थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तुड़वा करके चुटिया कटवाया था। ये समाजवादियों का चरित्र था। लेकिन इतना पतन हुआ कि जनेश्वर जी पंडित जनेश्वर मिश्रा हुए। ये राजनीतिक पतन है। छोटे लोहिया थे, लेकिन चरणों में जाकर के गिरे अपने शागिर्द मुलायम सिंह के। हम उस समय सामाजिक जागृति के लिए लड़ाई लड़ते थे, दहेज के खिलाफ लड़ते थे। राजनीति तो छोड़िए, वो भी राजनीति का हिस्सा बना करके चलते थे हम लोग। लेकिन आज समाज गया भाड़ में, कुर्सी हमारी बरकरार रहे, एन केन प्रकारेण, उसके लिए चाहे जाति का सहारा लेना पड़े, चाहे धर्म का सहारा लेना पड़े। मैं वो नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे एक शेर पढ़ना पड़ता है अक्सर। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। और इस जात पात का, इस धर्म और मजहब का सहारा लेकर के कारपोरेट ने इस मुल्क को लूटना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह से याद है 1967 में समाजवादी युवजन सभा का एक सम्मेलन सुल्तानपुर में हुआ था। उसमें हमारे एक नेता आए थे और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि पूंजीपतियों की 2 पत्नियां हैं,
ये कांग्रेस जो बूढ़ी हो चली है, दूसरी जनसंघ जो अभी छम्मक छल्लो है, अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा है उसने, और इन दोनों को आपके सामने पेश करके उनका नाच दिखा करके वो कमाते हैं। ये कारपोरेट्स यही कर रहे हैं। उनकी तो ख्वाहिश है, कोशिश है कि इस देश में दो दलीय राजनीति चले। कभी कांग्रेस को ला करके अपना उल्लू सीधा करें, कभी भाजपा को ला करके अपना उल्लू सीधा करें। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी उन्हीं के साथ उनके नाच में शामिल रहती हैं। इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए जहां आरोप बीजेपी पर लगता है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, सपा और बसपा भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि कारपोरेट्स को ये पार्टियां मदद करती हैं तो अपनी भी जेब में काफी कुछ आता है हिस्सा उसका, और जो भी कानून बनाती हैं हमारे हक में नहीं बनाती। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, करप्शन क्यों बढ़ रहा है? जब हमारे कारपोरेट्स अपनी चुनिंदा पार्टियों को भरपूर पैसे से मदद करेंगे तो कहां से निकालेंगे? निकालना उनको वहीं से है। यही नहीं, इस देश में हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश यही कारपोरेट्स करते हैं, और उनके साधन होते हैं ये राजनीतिक पार्टियां। मुसलमानों को डरा करके रखने का काम कारपोरेट्स करते हैं, लेकिन उनके साधन होते हैं ये राजनीतिक पार्टियां। इस देश में आज़ादी मिली बंटवारे के साथ, मुसलमान को डराया गया कि तुम ही बंटवारे के जिम्मेदार हो। आज भी वो डरा हुआ है कि बंटवारे का जिम्मेदार वही है। यही नहीं, ये भी हुआ कि इस मुल्क में मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलनी हैं, इसलिए तालीम क्या करेंगे हासिल करके, ये हमारे दिमागों में बस गई बात, और तालीम से अब दूरी बनाते चले गए। लेकिन आज का नौजवान जब तालीम से करीब जाने की कोशिश करने लगा तो दो डर तो पहले से मौजूद थे मुसलमानों के दिमागों में। एक डर और लेकर के ये आ गए कि मुसलमान दहशतगर्द है, और जगह जगह गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। हमारे नौजवान जो पढ़ने के लिए घरों से निकले थे उनको जेलों में डाल दिया गया, और उनके घर के लोग ये कहते हुए भी सुने गए कि हम अपने बच्चों से पंक्चर जुड़वा लेंगे लेकिन पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ये माहौल बना दिया गया है इस देश का। इस माहौल में मुसलमान आज भी डरा हुआ है। पहले सिमी के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू की गईं, हुजी के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू की गईं। ना तो सिमी के कोई आदमी को सजा मिली, ना हुजी के किसी आदमी को सजा मिली,
मैं अकेले ही 14 ऐसे नौजवानों को छुड़ा चुका हूं जिन पर इल्ज़ाम था ये कि हुजी के हैं और IM के हैं, इंडियन मुजाहिदीन के हैं। वो बेगुनाह छूटे हैं, अदालतों से छूटे हैं। और हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, माता प्रसाद जी, हमारी इनसे पहले मुलाकात है, बहुत पुरानी मुलाकात है। इनकी सरकार ने जिस मुकदमे में मैंने बरी कराया था उस मुकदमे में अपील करा दी हाई कोर्ट में। हम किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? दिल दुखा हुआ है, काफी तकलीफ में हैं हम। इसलिए लगता है कि करेला खिला दिया गया है हमें, हालांकि करेला पसंद है। लेकिन अगर हिंदुओं मुसलमानों में एकान नहीं पैदा किया गया, पिछड़ों अगड़ों में एकान नहीं पैदा किया गया, दलितों और सवर्णों में एकान नहीं पैदा किया गया, आदिवासियों और आम लोगों में एकान नहीं पैदा किया गया, तो इस देश का क्या होने वाला है ये भविष्य बताएगा। लेकिन अगर हमें अपने देश से प्यार है तो हम सबको एक हो करके इसके लिए कोशिश करना होगा और उन तमाम पार्टियों को दूर करना होगा, उनसे दूरी बनानी होगी जो कारपोरेट्स की मदद करते हैं और कारपोरेट्स की मदद से इस मुल्क में हुकूमत करते हैं। हमको और आपको जन आंदोलन तैयार करना होगा, जो जन आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चलाया करते थे और दूसरे नेता चलाया करते थे। उस तरह के जन आंदोलन अगर चलेंगे तो इन जन आंदोलनों से जो नेतृत्व तैयार होगा वो कारपोरेट का गुलाम नहीं होगा, वो आपके साथ रहेगा, आपकी भलाई के लिए काम करेगा। और यही कोशिश है हमारी। आज तबीयत भी ठीक है ज़्यादा, इसलिए यहीं ख़त्म करता हूँ।